लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट टाइम में हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में पढ़ लिया था। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता के बाद हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी पढ़ लिया था, और हमने उसमें ये देखा था कि भाई कूलाम का जो नियम होता है ना, कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या करता है भाई? पालन करता है। अब हम यहाँ पे आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का जो पॉइंट है वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से, न्यूमेरिकल की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना, इस ये ओनली थ्योरी में कभी भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी में कभी भी तुमसे ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, ये ओनली न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे और इसके सवाल भी मैं तुमको सॉल्व करवाऊंगा आज पूरे लेक्चर में, इसी टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे। देखो टॉपिक का नाम है तुम्हारे, टॉपिक का नाम है बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य, बहुल आवेशों के मध्य बल, और इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो भाई यहां ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, इसका स्टेटमेंट क्या है? अगर तुमने इस स्टेटमेंट को याद रखा, स्टेटमेंट को अगर तुमने ढंग से समझ लिया तो तुम कोई से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम जब हमारी क्लास छूटी थी, उस टाइम मैंने तुमको बताया था कि भाई इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा तुम्हारा सदिश वाला जो चैप्टर था उसको पढ़ के आना, समांतर चतुर्भुज का नियम, वो चीजें हमारे यहाँ पे काम में आएंगी, और उनको मैं यहाँ पे एक बार बता भी दूंगा अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, क्योंकि इससे संबंधित हम सवाल सॉल्व करेंगे, और सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th क्लास में ही नहीं, आगे जो तुम कंपटीशन क्लास, कंपटीशन एग्जाम भी दोगे ना, तो प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टॉपिक बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल आसान है अगर ध्यान से समझ में आ गया तो। अगर समझ में नहीं आया तो ये ध्यान रखना, ये सबसे कठिन भी तुम्हारे लिए होगा। देखिए भाई बहुल आवेशों के मध्य बल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में तुमने देखा था कि दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला हमारे पास आया था, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। अब वहां पे उस फॉर्मूले के द्वारा, उस फॉर्मूले के द्वारा केवल हम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो केवल दो आवेश है तुम्हारे पास और दो आवेशों के बीच में तुमको बल का मान ज्ञात करना है, तो तुम सीधा कूलाम का नियम लगाओ, और कूलाम के नियम वाले फॉर्मूले से तुम आंसर निकाल सकते हो बल का मान। अब देखो अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे आवेश रख दिए जाते हैं, अगर मान लो दो से अधिक आवेश रख दिए जाते हैं, जैसे 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, 10 रख दिए, तो उस कंडीशन में हम लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? भाई कूलाम के नियम से तो ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम तो केवल दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ही ज्ञात करवाता है। अगर ज्यादा आवेश आ जाते हैं तो वहां पे हम कूलाम के नियम से, वहां पर हम कूलाम के नियम से बल का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बल का मान फिर उस कंडीशन में कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आवेश मान लो दो से अधिक आ जाते हैं, अगर आवेश दो से अधिक आ जाते हैं तो ध्यान रखना वहां हम बल का मान इस वाले टॉपिक से ज्ञात करेंगे। कौन से टॉपिक से ज्ञात करेंगे? बहुल आवेशों के मध्य बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुमको कूलाम का नियम भी आना चाहिए, थोड़ा सा उसकी चीजें भी यहाँ पे काम में आएंगी, उनको मैं तुमको जब सवाल करवाऊंगा ना तो बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी चीजें काम में आएंगी। एक बार हम इस टॉपिक का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। देखो बहुल आवेशों की मध्य बल, बहुल आवेशों का मध्य मतलब है बहुत सारे आवेशों के बीच में बल कैसे ज्ञात करेंगे, उसको इस टॉपिक में बताया गया है। देखो भाई ये टॉपिक ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी एक आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का जो आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान,
किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण उस आवेश पर जिस पर तुम बल का मान ज्ञात कर रहे हो लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। वापिस से सुनो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और तुमको किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल यानी कि कुल बल का मान निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जिस आवेश पर तुम बल का मान ज्ञात कर रहे हो ना, ध्यान रखना उस आवेश पर उसके चारों ओर जितने भी आवेश रखे हुए हैं सारे के सारे आवेश उस पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। लेकिन हमको परिणामी बल निकालना है और तुमको मालूम है कि बल एक सदिश राशि होती है, तो बलों का जो योग होगा ना वो कौन सा योग होगा? सदिश योग होगा। तो हम कैसे मान ज्ञात करेंगे भाई? किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर जितने भी आवेश रखे हुए हैं सबके कारण उस आवेश पर बल का मान ज्ञात करो और सबका कौन सा योग कर दो? सदिश योग कर दो। और जो सदिश योग हमारे पास आएगा वही कौन सा मान कहलाएगा? परिणामी बल का मान कहलाएगा। तो इस तरीके से हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो वापस से सुनो, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं। स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के कौन से योग के बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। अब आगे हम जब सवाल करेंगे ना तब जाके ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल समझ में आएगा। अभी के लिए जितना समझ में आया है ठीक है, अगर नहीं भी आया है तो भी ठीक है। जब हम सवाल करेंगे ना तो ये बिल्कुल तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेके भी हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे आवेश रखे हुए हैं। एक आवेश तो ये है जिसका नाम है Q1, दूसरा आवेश है रखा हुआ है Q2, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, आवेशों का एक समूह रखा हुआ है और लास्ट का जो आवेश है सपोज करो कौन सा है? Qn आवेश है। भाई यहाँ पे n आवेश रखे हुए हैं, पहला आवेश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से n आवेश रखे हुए हैं जिनका मान तुमको पता है। पहले का Q1 है, दूसरे का Q2 है, Q3 है, Q4 है, फिर Qn है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो फिर दूसरी बात, यहाँ पे एक आवेश और भी रखा हुआ है, यहाँ पे एक आवेश और भी रखा हुआ है और उस आवेश को मैं नाम दे देता हूं। सपोज करो उस आवेश को मैं नाम दे देता हूं Q नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं भाई? Q नाम दे देता हूं। यहां पर एक आवेश और भी रखा हुआ है और वो रखा हुआ है Q आवेश। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, सवाल देखो कैसे पूछा जाएगा। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, बहुत सारे आवेश तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है और तुमसे किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान पूछेगा। तो यहाँ एग्जांपल है, देखो n आवेश रखे हुए हैं, उसके साथ में एक आवेश ये भी रखा हुआ है। और सवाल हमारा ये है कि इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा? इस वाले आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि जिस आवेश पर हम बल का मान ज्ञात करते हैं उसके चारों ओर आवेश देखो कि कितने आवेश हैं। तो इसके चारों ओर है ना यहाँ पे n आवेश हैं, सबके कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों का मान ज्ञात करो। पहले तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? बल का मान ज्ञात करेंगे और उनका कौन सा योग कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। और सदिश योग करने के लिए तुमको पता है बलों की दिशाएं पता होनी चाहिए। अब बलों की दिशाएं मैंने तुमको पहले ही बता दी। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है। और कूलाम बल का जो कूलाम बल होता है यानी कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है, इसकी दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखो यहाँ पे हम सदिश योग का मान अगर करते हैं, अगर यहाँ पे हम परिणामी बल का मान करते हैं, परिणामी बल का मान ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे इस आवेश पर जितने भी बल लगेंगे ना उन सबकी दिशाएं पता होना चाहिए। अब दिशाएं पता होना चाहिए, दिशाएं कैसे पता लगाएंगे? देखो भाई यहाँ पे Q1 आवेश है और इस Q1 आवेश इस पर बल लगाएगा, वो कौन सी दिशा में लगाएगा वो हमको पहले से पता होना चाहिए। देखो कौन सी दिशा में लगाएगा, Q1 भी प्लस आवेश है और Q भी प्लस आवेश है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कि अपने से दूर की ओर धकेलेगा इस वाले आवेश को। तो यहाँ पे देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो तो होगी ये वाली।
अब बात ये आती है कि यहाँ पे बल की जो दिशा है ना वो इधर की तरफ होगी या फिर इधर की तरफ होगी। तो तुमको पता है ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अपने से दूर धकेलेगा। दूर धकेलने का मतलब ये है प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल कौन सी दिशा में बल लग जाएगा भाई, इधर की ओर धकेलेगा, जब तो ये दूर जाएगा। अगर इधर की तरफ इसको खींच लिया तो ये तो आकर्षण बल हो गया। तो ध्यान रखना बल की जो दिशा होगी ना वो इस दिशा में होगी, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और प्लस प्लस के बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण इस दिशा में लग जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि भाई Q1 जो आवेश है ना, Q1 जो आवेश है वो Q आवेश पर कौन सी दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा। और इस दिशा में बल लगाएगा ना, जिस बल को मैं नाम दे सकता हूं F1 सदिश। क्या नाम दे सकता हूं, F1 सदिश। भाई Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल है, इसलिए मैंने F1 सदिश नाम दे दिया। ठीक है ना, चाहो तो तुम और भी नाम दे सकते हो इसको, और भी नाम दे सकते हो। अब देखो इसी तरीके से दूसरा जो आवेश है Q2, ये भी इस वाले आवेश पर बल लगाएगा। कौन सी दिशा में बल लगाएगा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो पहले तो दोनों आवेशों को मिला दो, ये मिला दिया। अब कौन सी दिशा में बल लगाएगा, वो भी प्लस है और ये भी प्लस है, वही प्रतिकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है अपने से दूर की ओर धकेलेगा, तो दूर धकेलेगा तो इधर की तरफ बल लगेगा, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ F2 सदिश। क्या नाम दे सकता हूँ, F2 सदिश। मैं इस क्यों आवेश को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना F1 और F2 की दिशा हमको पता चल गई। इसी तरीके से ये लास्ट का जो nवा आवेश है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों को मिला दो, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा होगी। ये हमने मिला दिया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल दूर भगाएगा तो इधर की तरफ लगेगा। तो हम यहाँ पे QFN बल दिखा सकते हैं। अब हमारे पास सारे बलों की दिशाएं आ गई। अब मैंने तुमको स्टेटमेंट में ये बताया था कि किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, यानी कि इस वाले आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान जो होगा ना वो किसके बराबर होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं परिणामी बल। परिणामी बल को हम व्यक्त करते हैं एफ नेट सदिश के द्वारा। एफ नेट का मतलब होता है परिणामी, नेट का मतलब होता है परिणामी, और सदिश इसलिए लगाया है क्योंकि सदिश योग कर रहे हैं हम। तो परिणामी बल का जो मान आएगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर आएगा। तो वेक्टर का चिन्ह तुमको लगाना है F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस क्या आ जाएगा, Fn आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Fn आ जाएगा। तो ये हमारे परिणामी बल का मान हो जाएगा, ये ध्यान रखना। भाई अभी स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उस पर जितने भी आवेश है ना उसके चारों ओर उन सभी के कारण लगने वाले बलों के कौन से योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अब सदिश योग के बराबर होता है यहां तक तो तुमने कर लिया, लेकिन सदिश योग करते कैसे हैं वो हमने 11th में सीखा है कि भाई दो राशि है ए सदिश और बी सदिश, तो उनका सदिश योग कैसे करेंगे। उनका सदिश योग हमने परिणामी सदिश का परिमाण निकालकर आर बराबर फॉर्मूला ध्यान हो तो तुमने निकाला था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोशिटा, उसका यूज करेंगे, सवाल सोल्व करेंगे। अभी बताऊंगा कि सवाल कैसे सोल्व करने और कैसे इसके सवाल आएंगे। ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट था। ध्यान रखना, एक बार मैं वापस से बोल देता हूं, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के कौन से योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको नोट कर लो, फिर मैं तुमको सवाल सॉल्व करवाऊंगा, फिर अच्छी तरीके से टॉपिक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। एक सवाल समझ में आ गया तो सारे सवालों को खुद ही कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो लिखो इस टॉपिक में, टॉपिक का नाम डालो पहले तो बहुल आवेशों के मध्य बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। फटाफट से टॉपिक का नाम डालो भाई। इसमें लिखना डैश करके अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान
उसके चारों ओर उपस्थित उसके चारों ओर उपस्थित उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात लिख के डायग्राम बनाना और नीचे फॉर्मूला लिखो जल्दी से। ये डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला लिखो अर्थात लिख के। एक सवाल करवाता हूं फिर तुमको घर से करने के लिए भी दूंगा। अब देखो इसके सवाल कैसे आएंगे और कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, अपनी कॉपी और पेन को साइड में रख दे और सवाल को ध्यान से सुने, और उसमें क्या क्या चीजें हमारे काम में आने वाली हैं सब चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो भाई 11th क्लास में हमने वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा था ना, सदिश वाला। उसमें हमारे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें काम में आएंगी, उनको मैं पहले ही तुमको बता देता हूं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो तुमको कोई भी दो सदिश दे रखे हैं, जैसे सपोज करो एक तो दे रखा है तुमको पी सदिश और दूसरा तुमको दे रखा है जैसे क्यू सदिश। यहाँ पे P और Q की जगह कोई से भी सदिश हो सकते हैं, A और B भी हो सकता है, F1 F2 भी हो सकता है, V1 V2 भी हो सकता है, कोई से भी सदिश राशि हो सकती है। ध्यान रखना भाई, कोई भी दो सदिश अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं, जैसे सपोज करो थीटा कोण पर ये दोनों के दोनों सदिश झुके हुए हैं, ध्यान से समझना। इस टॉपिक के सवालों को सोल्व करना बहुत आसान है अगर एक बार समझ में आ गया तो। सारी चीजें वैसे तुमने पहले से पढ़ रखी, लेकिन एक बार मैं वापस से तुमको बता देता हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको पढ़े हुए, तो भूल गए होंगे शायद तुम। तो देखो यहाँ पे दो सदिश पी सदिश और क्यू सदिश, अगर मान लो कोई भी दो क्यू सदिश दे रखे हैं, दोनों अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इनका जो परिणामी सदिश होगा, इनका जो परिणामी सदिश का परिमाण होगा, परिणामी सदिश के परिमाण को तुमने है ना 11th क्लास में उस टॉपिक में कैपिटल आर के द्वारा व्यक्त किया था। किसके द्वारा व्यक्त किया था? कैपिटल आर के द्वारा व्यक्त किया था। पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना कि दोनों की दोनों जो सदिश अगर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। कहां पे होगा? इन दोनों के बीच में होगा। कभी भी परिणामी जो है ना वो इन दोनों सदिशों के बाहर, यानी कि न तो नीचे की तरफ होगा न इस सदिश के ऊपर की तरफ होगा, दोनों के हमेशा कहां पे होगा? बीच में होगा। और इसको तुमने किसके द्वारा व्यक्त किया था? आर सदिश के द्वारा व्यक्त किया था, ठीक है ना। तो परिणामी हमेशा ध्यान रखना दोनों सदिशों के बीच में होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगर तुमसे परिणामी की दिशा पूछी जाती है तो दोनों सदिशों के कहां पे होगा? बीच में होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तुमसे ये भी पूछा जाएगा, तो ये भी पूछा जाएगा कि परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे r का मान ज्ञात करने के लिए परिणामी सदिश का परिमाण जो है उसको हम r के द्वारा व्यक्त करते हैं। सदिश का चिन्ह हटा दो, तो इसका तुमने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा ध्यान रखना पी सदिश और क्यू सदिश, पी सदिश और क्यू सदिश के बीच का कोण है। पी सदिश और क्यू सदिश यानी कि जिन दो सदिशों के बीच में, यानी कि जो दो सदिश एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, दोनों सदिशों के मध्य का कोण क्या है? यहाँ पे थीटा है, ध्यान रखना भाई। हमको आर का मान ज्ञात करने के लिए ना तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो तीन चीज हमको पहले से पता होने चाहिए, तब जाके हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीन चीज कौन कौन सी ज्ञात करनी पड़ेगी हमको? एक तो देखो पी सदिश, पी सदिश का मतलब पहले सदिश का परिमाण, पी क्या है यहाँ पे? पी सदिश का परिमाण है,
क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू सदिश का परिमाण है, और थीटा क्या है, पी सदिश और क्यू सदिश के बीच का कोण है। तो यहाँ पे हमको इस आर का मान ज्ञात करने के लिए पहले सदिश का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरे सदिश का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा, और दोनों सदिशों के बीच का कोण भी हमको पहले से पता होना चाहिए, तो हम आर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो तुमको है ना ये फॉर्मूला याद रखना है, और तुमको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि भाई दोनों सदिश अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो हमेशा दोनों के बीच में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक कंडीशन तुम्हारी ये भी आ सकती है कि भाई दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं, दो सदिश अगर एक ही दिशा में होता है तो उनका जो परिणामी होगा ना, वो ध्यान रखना उन दोनों के योग के बराबर होता है हमेशा। योग के बराबर का मतलब ये है, तुमने 11th क्लास में कंडीशन ये लगाई थी, ध्यान हो तो कंडीशन लगाई थी ना, कंडीशन ये लगाई थी अगर पी सदिश और क्यू सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा का मतलब है थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारे पास निकल करके आएगा। देखो पी सदिश भी अगर इसी दिशा में है और क्यू सदिश भी अगर इसी दिशा में है ना, तो ये ध्यान रखना आर का मान, थीटा का मान तुमको यहाँ पे 0 डिग्री रखना पड़ेगा, और cos 0 का मान 1 होता है, और इस फॉर्मूले को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा आर बराबर पी प्लस क्यू। क्या आएगा, पी प्लस क्यू। यानी कि तुमको यहाँ पे सवाल जब तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट तुमको अगर मान लो दो सदिश एक ही दिशा में दे रखे हैं ना, तो दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। परिणामी निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है भाई। अगर मान लो दो सदिश सदिश अगर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है पी सदिश तो जैसे इस दिशा में है और क्यू सदिश जैसे इस दिशा में है, अब तुमसे परिणामी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कोस 180 का मान होता है -1, -1 यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारे पास आर बराबर आ जाएगा पी माइनस क्यू। क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू। यानी कि विपरीत दिशा में अगर कोई दो सदिश तुमको दे रखे हैं तो एक सदिश को तुमको प्लस में लेना है, दूसरे सदिश को तुमको माइनस में लेना है, परिणामी का मान आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में हो तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, परिणामी का मान आ जाएगा। अब बात करेंगे कि इन दोनों कंडीशनों में तुम्हारे परिणामी की दिशा कौन सी होगी, तो परिणामी की दिशा ध्यान रखना, इस वाली कंडीशन में तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो परिणामी भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, इसी डायरेक्शन में होगा। और दूसरी बात, पी सदिश और क्यू सदिश दोनों अगर विपरीत दिशा में है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई प्लस में कौन सा मान लेना है और माइनस में कौन सा मान लेना है। जरूरी नहीं है कि पी माइनस क्यू हो, क्यू माइनस पी भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो मान तुम्हारा बड़ा है ना, पी और क्यू में दोनों में जो मान तुम्हारा बड़ा है उसको तुमको प्लस में लेना है, जो मान तुम्हारा छोटा है उसको तुमको माइनस में लेना है, और जो मान बड़ा होगा ना उसी की दिशा में तुम्हारा परिणामी की दिशा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम सवालों, अब देखो सवाल हम नोट करते हैं, सवाल क्या है, सवाल मैं तुमको नोट करवाता हूं, सवाल को नोट करें उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो क्या होगा। सवाल लिखिए, मैं लिखवाता हूं, सवाल लिखिए, सवाल लिखिए भाई, इस टॉपिक से संबंधित सवाल कैसे आएगा, लिखो, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज तीनों शीर्षों पर, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान आवेश, समान आवेश स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, समान आवेश स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, समान आवेश स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, तो किसी एक शीर्ष पर, तो किसी एक शीर्ष पर, तो किसी एक शीर्ष पर रखे हुए, तो किसी एक शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, किसी एक शीर्ष पर रखे हुए परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, तथा
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। सवाल तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है भाई? देखो सवाल तुम्हारा ये कह रहा है कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज मैंने तुम्हारे सामने बना दिया है सवाल के अनुसार, और समबाहु त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष है। तीनों शीर्षों पर समान आवेश, तीनों शीर्षों पर समान आवेश स्मॉल क्यू रखा हुआ है। एक शीर्ष यहाँ पे ये है, एक शीर्ष यहाँ पे ये है, एक शीर्ष यहाँ पे ये है, तीनों शीर्षों पर समान आवेश, एक स्मॉल क्यू ये हो गया, एक स्मॉल क्यू ये हो गया, एक स्मॉल क्यू ये हो गया। 3 आवेश रखे हुए हैं तीनों शीर्षों पर। अब सवाल में हमसे ये भी बोला गया है कि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ना वो स्मॉल ए है, तो यहाँ पे इसकी ये वाली भुजा भी स्मॉल ए होगी, ये भुजा भी स्मॉल ए होगी, और ये भुजा भी कौन सी होगी? स्मॉल ए होगी। और एक चीज और मैं बता देता हूं, सवाल में तुमको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है भाई। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अब तुमसे सवाल में ये पूछा गया है कि कोई से भी एक आवेश पर, यानी कि किसी भी शीर्ष पर रखे हुए एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान तुम ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई से भी एक आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कर लो। सपोज करो हम इस वाले आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करते हैं। कौन से आवेश पर? इस वाले पर। चाहो तो तुम इस पर भी कर सकते हो, चाहो तो तुम इस पर भी कर सकते हो, सेम मान आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो इस वाले शीर्ष को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल ए, इसको नाम दे देता हूं कैपिटल बी, और इसको नाम दे देता हूं कैपिटल सी। अब देखो यहाँ पे जो शीर्ष ए पर आवेश रखा हुआ है, इस पर परिणामी बल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट याद करो, अभी मैंने तुमको लिखवाया था वो। भाई किसी भी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, यानी कि इस वाले आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सदिश योग करने के लिए हमको पहले आवेश देखने पड़ेंगे कि इसके चारों ओर कितने आवेश है। तो इसके चारों ओर देखो 2 आवेश हैं, एक आवेश तो ये है और एक आवेश ये है। दोनों के दोनों आवेश इस वाले आवेश पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके चारों ओर 2 आवेश हैं, और वो दोनों के दोनों आवेश कौन कौन सी दिशाओं में लगाएंगे, कौन कौन सी दिशाओं में बल लगाएंगे, क्योंकि हमको सदिश योग करना है और सदिश योग में दिशा का हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला आवेश, सी शीर्ष पर रखा हुआ आवेश, इस पर कौन सी दिशा में बल लगाएगा? तो देखो भाई ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अपने से दूर धकेलेगा, और दूर धकेलने का मतलब है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसको डॉट डॉट के द्वारा और मैं आगे बढ़ाऊं तो मिलाने वाली रेखा ये हो गई। अपने से दूर की ओर धकेलेगा, तो दूर की ओर ये वाला आवेश इसको दूर धकेलने के लिए इस दिशा में बल लगाएगा कि इस दिशा में बल लगाएगा। अगर इधर की तरफ लगाया तो ये तो इसके पास आएगा, और इधर की तरफ लगाया तो ये इससे दूर जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिकर्षण बल कौन सी दिशा में आ जाएगा? इस दिशा में आ जाएगा। और यहाँ पे इस वाले आवेश के कारण लगने वाले बल को मैं व्यक्त कर देता हूं एफ सी सदिश के द्वारा। किसके द्वारा? एफ सी सदिश के द्वारा। इसी तरीके से शीर्ष बी पर रखा हुआ जो आवेश है ये भी इस पर बल लगाएगा। कौन सी दिशा में बल लगाएगा? वही दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा डॉट डॉट के द्वारा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं, ये बढ़ा दिया। ठीक है भाई, मैं इस क्यू आवेश को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने क्यू आवेश। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे मिलाने वाली रेखा तो ये हो गई। अब ये भी क्यू आवेश है प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू है, समान प्रकृति है। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ लगेगा कि इधर की तरफ लगेगा? प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर धकेलेगा। तो ये आवेश अपने से दूर भगाने के लिए नीचे की तरफ बल लगाएगा, न कि ऊपर की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी ना वो किधर की तरफ हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं एफ बी सदिश नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? एफ बी सदिश। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना, दोनों बलों की हमारे पास दिशा आ चुकी है। मैन इन सवालों में, ऐसे सवालों में दिशा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दिशा तुमने निकाल ली ना तो तुम्हारा सवाल आगे गलत होने के बहुत
कम चांसेज होंगे, ठीक है ना। दिशा अगर तुमने सही निकाल ली तो दिशा तुमको सभी को निकालना आनी चाहिए। समान प्रकृति में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत प्रकृति में आकर्षण बल लगता है। यहाँ पे देखो दोनों बल हमारे पास आ चुके हैं। अब दोनों बलों के बीच में कोण कितने का होगा उसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। दोनों के बीच में देखो ये वाला जो कोण होगा ना, वो ध्यान रखना, यहाँ पे त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में ये वाला कोण, प्रत्येक कोण 60-60 के हैं, तो ये भी कितने का होगा भाई, 60 का होगा। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा, ये जो थीटा का मान हमारे पास आएगा वो कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास आ चुका है भाई, थीटा का मान हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। अब दूसरी बात हमको है ना, इन दोनों का सदिश योग निकालने के लिए, इन दोनों का सदिश योग निकालने के लिए इन दोनों के परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी बात, जो परिणामी हमारे पास आएगा उसकी दिशा कौन सी दिशा में होगी। तो मैंने तुमको बताया था परिणामी की दिशा हमेशा दोनों सदिशों के बीच में होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस दिशा में हम परिणामी की दिशा दिखा सकते हैं, जिसको मैं व्यक्त करूंगा किसके द्वारा, एफ नेट सदिश के द्वारा। नेट का मतलब होता है परिणामी और सदिश है, इसलिए मैंने सदिश का चिन्ह लगा दिया। तो तुमको सवाल में है ना डायग्राम में परिणामी की दिशा भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो दिशा तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे परिमाण और निकालना पड़ेगा, इसका परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि एफ नेट का मान निकालना पड़ेगा। और एफ नेट का मान निकालने के लिए मुझे 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था। तो थीटा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी। दूसरी, मुझे उन दोनों सदिशों के परिमाणों की भी आवश्यकता पड़ेगी जिनका मैं यहाँ पे सदिश योग कर रहा हूं, यानी कि मुझे एफ सी सदिश का परिमाण और एफ बी सदिश का परिमाण भी ज्ञात करना पड़ेगा। इन दोनों का परिमाण भी मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करूंगा, देखो भाई, सबसे पहले हम एफ बी का मान ज्ञात करते हैं। एफ बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एफ बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एफ बी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए भाई, एफ बी यहाँ पे क्या है, एफ बी यहाँ पे ये है ए शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर बी शीर्ष पर रखे हुए आवेश के कारण लगने वाला बल है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बल है ना, वो यहाँ पे क्या है, एफ बी है। तो इन दोनों के बीच में बल कैसे ज्ञात करेंगे भाई, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एफ बराबर कूलम के नियम से के Q1 Q2 बटे क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना Q1 और Q2 परिमाण के रूप में होते हैं, अगर माइनस में हो ना तब भी हमको यहाँ पे आवेशों को प्लस में लेना है, यहाँ पे पहले से ही प्लस में है। तो देखो फॉर्मूला में मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो K तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आएगा, Q1 Q2, Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी क्या है, Q। तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बटे आर। आर का मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल ए दे रखी है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये मान आ गया तुम्हारे पास एफ बी का, किसका मान आ गया, एफ बी का मान आ गया। अब इसी तरीके से तुमको एफ सी का मान भी निकालना है। तो एफ सी का मान क्या होगा, देखो एफ सी क्या है, एफ सी यहाँ पे ए शीर्ष पर जो आवेश रखा हुआ है इस पर सी शीर्ष पर रखे हुए आवेश के कारण लगने वाला बल है। तो यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही कूलम के नियम से करेंगे। देखो K तो आएगा Q1 Q2, दोनों आवेश क्या है, Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी क्या है, Q। तो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा बटे में R, R का मतलब बीच की दूरी, तो यहाँ पे स्मॉल a यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास FC का जो परिमाण है वो इसी के समान आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं FB बराबर होगा, FC बराबर होगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या होगा, KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर होगा। यहां इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेता हूं, समीकरण नंबर 1। अब हमारे सवाल को हम आसानी से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है। देखो कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से मान, भाई परिणामी बल हम यहाँ पे लिखेंगे, परिणामी बल एफ नेट बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस थीटा फॉर्मूला था ना। p की जगह तो यहाँ पे एफ बी है और q की जगह यहाँ पे क्या है, एफ सी सदिश है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा एफ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह एफ बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह एफ सी स्क्वायर प्लस 2pq की जगह एफ बी इंटू क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। और इंटू में क्या आएगा भाई, कोस थीटा, थीटा की जगह तुम्हारे पास कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। सारे मान हमारे पास है, रखो देखो
कैसे रखेंगे, देखो भाई यहाँ पे एफ बी स्क्वायर को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, एफ सी है। देखो यहाँ पे एफ बी बराबर क्या है, एफ सी है ना, तो मैं इस एफ सी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एफ बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखो एफ बी स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पे भी एफ सी के स्थान पर अगर एफ बी रखोगे तो एफ बी इंटू एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर हो जाएगा। और कोस 60 का मान कितना होता है भाई, कोस 60 का मान 1/2 होता है ना, तो इसका मान 1/2 रख देते हैं, ये रख दिया। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बच रहा है एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, एफ नेट बराबर हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 एफ बी स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट से एफ बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे ना तो ये आएगा अंडर रूट 3 एफ बी। एफ बी का मान कहां से रखेंगे, एफ बी का मान हमारे पास के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है समीकरण में, तो समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो एफ नेट बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। एफ बी का मान क्या है, एफ बी का मान है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तुमको ऐसे सवालों को सोल्व करने हैं, ये ध्यान रखो। इस सवाल को एक बार वापस से सुनो, क्या है ये सवाल भाई, तुम्हारा सवाल ये था कि समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए थे, क्यू क्यू और क्यू। प्रत्येक भुजा की लंबाई तुमको समान दे रखी थी, स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना। और सवाल में तुमसे पूछा गया था कि किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करो, तो इस आवेश पर हमने परिणामी बल का मान ज्ञात किया है। अब परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम तुम्हारा यह है कि तुमको इस आवेश पर, जिस पर बल का मान ज्ञात कर रहे हो, उसके चारों ओर आवेश देखने हैं कि कितने आवेश रखे हुए हैं। तो इसके चारों ओर देखो एक और एक 2 आवेश रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब जितने भी आवेश रखे होंगे वो सारे के सारे उस बल पर, उस आवेश पर बल लगाएंगे जिस पर तुम ज्ञात कर रहे हो। तो देखो इस वाले आवेश पर अगर हम बल का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। अब वो कौन कौन सी दिशा में लगाएंगे बल, वो हमको देखना है। तो देखो ये आवेश भी प्लस है, ये आवेश भी प्लस है, जिस पर हम बल ज्ञात कर रहे हैं वो भी प्लस है। तो प्लस प्लस के बीच में हमेशा क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है अपने से दूर की ओर धकेलेगा, तो ये वाला आवेश इसको दूर धकेलेगा तो इस दिशा में बल लगाएगा, और ये वाला आवेश अपने से दूर धकेलेगा तो इस दिशा में बल लगाएगा। तो इस तरीके से दोनों बलों की दिशाएं आ गई, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हमको इनके बीच के कोण का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों सदिशों के एफ बी और एफ सी सदिश के बीच का जो कोण होगा ना, वो ध्यान रखना, ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 का है तो ये भी कितने का हो, 60 का। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालना है, तो परिणामी की दिशा भी हमको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे तो दिशा किधर की तरफ होगी, दोनों सदिशों के बीच में होगी, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। फिर आगे क्या करना है, आगे भाई हमको परिणामी निकालने के लिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये फॉर्मूला देखो, एफ नेट, आर की जगह तो हमारे पास एफ नेट यानी कि परिणामी बल आ गया। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस थीटा। पी और क्यू यहाँ पे दोनों सदिश होते हैं, तो दोनों सदिश हमारे पास एफ सी और एफ बी है, तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ कॉस थीटा। थीटा की जगह हमने कितना रखा भाई, 60 डिग्री रखा। अब देखो ये फॉर्मूला जब तुम लगाओगे ना, तो यहाँ पे तुमको मान निकालने के लिए एफ बी और एफ सी के मान पहले से पता होना चाहिए। तो एफ बी और एफ सी के मान कैसे निकालेंगे, एफ बी और एफ सी क्या है यहाँ पे वो देखना पड़ेगा तुमको। एफ बी और एफ सी क्या है, एफ बी का मतलब तो है इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल। कूलाम के फॉर्मूले से हमने यहाँ पे निकाल लिया, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दूरी तुमको है ना दोनों की समान दे रखी है स्मॉल ए, और दोनों के आवेश भी समान दे रखे हैं, तो यहाँ पे बल का मान भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए हमने एफ बी बराबर क्या लिखा है, एफ सी, और दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूले से लिखा है हमने के क्यू स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री रख दिया था। अब दूसरी बात, एफ बी और एफ सी आपस में बराबर है, तो हमने यहाँ पे एफ सी के स्थान पे एफ बी रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 एफ बी स्क्वायर आ जाएगा, ये लिख दिया। अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर होने की वजह से, तो अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद स्क्वायर हट जाएगा। फिर मान रखेंगे एफ बी का, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से तुमको इन सवालों को सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस सवाल को है ना नोट कर लीजिए फटाफट से, इस सवाल को नोट कीजिए फटाफट से।